हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने एनसीईआरटी में जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की ये क्लास चल रही है और हम 6 क्लास कर रहे हैं, मतलब 6 कक्षा 6 क्लास 6 की ये हम एनसीईआरटी कर रहे हैं एसएसटी की। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट की चल रही है, जिसमें हम आपके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपने 5वें अध्याय पर हैं, यानी 5वें चैप्टर पर हैं, जिसमें हम भारत अर्थात इंडिया वाला जो हमारा ये टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, और ये आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड के लिए यूज़फुल है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं यूपीपीसीएस और आरओ के लिए भी एनसीईआरटी है। ठीक है, ये क्लास 6 की है, मैं फिर से बता देती हूँ, और मैं पूरी आपको क्लास 12 तक इसको कंप्लीट कराऊंगी एसएसटी सब्जेक्ट। तो एलटी ग्रेड के लिए जीआईसी के लिए बहुत यूज़फुल है ये। साथ ही साथ आपके पेट एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो उसके देखते हुए भी मैं इसको कंप्लीट करा रही हूँ। तो हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हर वीडियो में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा ये 5वां दिन है और 5वां चैप्टर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और शेयर करें सबके साथ में, यूज़फुल लगे तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, बस यही बोलूँगी, और पढ़ते रहिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत अर्थात इंडिया। भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। ये कथन था श्री अरविंद जी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए पूरी वो बनी हुई है। तो 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाता एक दृश्य, ये महान सांची स्तूप का उत्तरी द्वार है। ठीक है, ये जो बना हुआ है चित्र, ये महान सांची स्तूप का उत्तरी द्वार है, जो ग्रामीण भारत को दर्शा रहा है, वो भी 2300 वर्ष पूर्व के ग्रामीण भारत को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम मैप देख सकते हैं। तो ये आप देखो, यहाँ पर है हिंद कुश, ये हिमालय, यहाँ से सिंधु नदी जा रही है, ये झेलम नदी है, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और चंबल नदी। ठीक है, ये सारी नदियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ से फिर ये गंगा नदी है हमारी। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ये महानदी है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में गोदावरी है, यहाँ पे चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी यहाँ बह रही है, यहाँ कृष्णा नदी बह रही हैं। और इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ कावेरी है, ये बंगाल की खाड़ी आ गई, ये आपका अरब सागर आ गया। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया आपका। तो ये पूरा एक मैप दिया हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र, जिसमें कुछ नदियाँ जो हैं वो प्रदर्शित हैं, ये इसमें दी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि ये 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को प्रायः हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे और इसकी सीमाएं भी बदलती रहीं। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें। तो इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन करिए और कौन कौन से प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसमें आप समझ सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए दिया हुआ है। आगे है, इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशियों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता है। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में हमें मिलता है। अब निवासी क्या होते हैं? तो वे लोग होते हैं जो एक स्थान विशेष में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया? तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हम इसको अध्याय 7 में देखेंगे कि ये हजारों वर्ष पुराना है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम जो है वो सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि है। ठीक है, सैंधव शब्द सिंधु से आया। इसका आशय सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। ठीक है, तो ये देखो सिंधु नदी वगैरह यहाँ पर हमने नदियाँ देखी थी। समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं।
ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी ये आपका प्रांत है। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके बारे में हम हमारी संस्कृति, विरासत, ज्ञान, परंपराएं अध्याय में पढ़ेंगे। रोचक बात यह है कि इसमें अनेकों क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि कश्मीर, लगभग आज का कश्मीर, ठीक है, कुरुक्षेत्र आज हरियाणा का भाग है, वंग यानी बंगाल का भाग, प्राग प्राग ज्योतिष कुछ कुछ असम का भाग, ठीक है, और कक्ष जो आज का कक्ष है, और केरल आज का केरल इत्यादि, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला। चूँकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से ये महाकाव्य लिखा जाने लगा था। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित है। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है। भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहाँ उसका अभिप्राय लोगों के कुछ प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ है, ठीक है। दूसरे शब्द जम्बूद्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है, ठीक है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। वास्तव में इस संबंध से हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है और उसका नाम है अशोक, ठीक है, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के भाग भी सम्मिलित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप एक मैप देख सकते हो जिसमें आपको पुराने जो महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता ये मानचित्र है और कई क्षेत्रों का उल्लेख राज्यों के रूप में भी किया जाता है। आपको इन क्षेत्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको देखना है। तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो गंधार है, द्रुहु है, यहाँ पे कम्बोज क्षेत्र है, ये केकय प्रदेश है, ये मद्र है, ये वहलिक प्रदेश है, ये सैवीय प्रदेश है, अम्बष्ट है, सिवी है, मत्स्ययान है, सूरसेन, पांचाल, चेदी, दर्शन, अवंती, महिष्मती, अनार्त, सुराष्ट्र, विदर्भ, कारुष, काशी, कौशल, विदेह, मगध, अंग, पुड्रू, सुहमा, वंग, प्राग ज्योतिष, जिसको अभी हम असम के नाम से जानते हैं, दक्षिण कौशल, देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण कौशल हो गया और ठीक, और कलिंग हो गया, जन स्थान हो गया, विदर्भ, दर्शन, अवंती, महिष्मती, अश्मक, किष्किंधा, द्रविड़, केरल, पांड्य और चोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नमा। वो देव जो समुद्र के उत्तर में है और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे क्या कहते हैं? उसे भारत कहते हैं। ये नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्रायः क्या लिखते हैं? भारतम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भारतम, ठीक है। क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का ये संक्षिप्त विवरण सही है? तो यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है। और अब यहाँ पर हम
अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में ही इंडिया यानी कि दैट इज़ भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। वो सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और इसका अध्ययन हम करेंगे 7 नंबर पे। भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में आप इंडिया यानी कि अर्थात भारत को समझ सकते हैं। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? तो विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान और फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया है। ठीक, तथा 6ठी शताब्दी जो कि सामान्य संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान शुरू किया और सिंधु नदी के क्षेत्र जैसे सिंधु कहा जाता था पर नियंत्रण किया। अतः ये कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। ध्यान रखने बात यह है कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया गया। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडिके नाम दिया था। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया क्योंकि ये अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। ठीक है, तो सिंधु से फिर हिंदू बना और हिंदू से इंडोइक या इंडिके बना। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख यिंतु या फिर यिंदू से किया। यिंदू, ठीक है, ये शब्द भी मूलतः सिंधु से आया है। तो सिंधु से फिर हिंदू बना, हिंदू से इंदू बन गया और इंदू से फिर ये यिंदू बन गया चीनियों के हिसाब से। अब यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है? भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ दिया हुआ है। स्रोत है लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली 1999। हिंदी प्रतिलिपि है प्रबंधन भारत सरकार फोटो लिथो मुद्राणय के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा ये निर्मित की गई है। तो यहाँ लिखा है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, 2 में लिखा है कि उसके राज्य और राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग क, ख और ग में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र में प्रथम अनुसूची के भाग घ में उल्लिखित राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं संविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों के साथ जिन्हें वो उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ठीक है, अब संसद विधि के द्वारा तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों का बदलना, किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकेगी। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी, किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची यहाँ तक ये देखो दिया हुआ है, ठीक है, के बिना नहीं होगा। ठीक है, ये बात इसमें दी हुई है। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य यहाँ बात को। तो जुआन जैंग, ठीक है, जुआन जैंग एक नाम है। पूर्व में इसे ह्वेनसांग उच्चारित किया जाता था। ने 7वीं शताब्दी संवत में सामान्य संवत में चीन से भारत की यात्रा करी। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष के बाद चीन वापस लौट गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वो अपने साथ ले गए थे। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया है। एक अन्य चीनी शब्द है तिनजू। क्या शब्द है? तिनजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा
जा सकता है। ये बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान से भलीभांति परिचित होंगे, परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि ये शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया है। आइए पता लगाते हैं क्या भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों से इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तालिका को पूर्ण करना, जैसे अंग्रेजी में इंडिया है, लैटिन में भारत है, फ्रेंच में इंडे है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। भारत एक, याद रखने योग्य जो बातें हैं इस लेसन की, तो भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। प्राचीन भारतीयों के द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप तथा भारत सम्मिलित है। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप हिंदू, इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे नाम बने हैं। ठीक है, और अध्याय के आरंभ में दिए गए, अब यहाँ पे प्रश्न और क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है क्या? नहीं, संपूर्ण भूगोल का वर्णन नहीं है इसमें। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। अशोक के समय जम्बूद्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे। बिल्कुल सही बात है, सम्मिलित थे। ठीक है, और महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया। बिल्कुल दिया गया। यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता तो आपने अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता। तो आप किस नाम का चयन करते और क्यों? तो ये कल्पना शक्ति पर आधारित कुछ क्वेश्चन है बच्चों के, तो ये हमें नहीं करने हैं। तो ये छोटा सा हमारा एक लेसन था जो ये फिनिश हो गया है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये लेसन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लेसन 6 करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपने। ठीक है, तो तब तक स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। अगर यूज़फुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ में। और मैं यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ, 1 सेकेंड का समय लूँगी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम जो है सुबह 8 बजे ये आपकी NCERT की क्लास आती है। ठीक है, जो आपकी पैट और LT ग्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय पैट, LT ग्रेड और GIC की क्लासेस भी चल रही हैं। इसके साथ साथ 12 बजे आपकी करंट की क्लास आती है, एक मेरे द्वारा ई दृष्टि कंप्लीट कराई जा रही है उसमें, ये भी आपका पैट और LT ग्रेड के लिए है। इसके साथ साथ आपकी 5 बजे एक क्लास होती है जो कि आपकी पेट की क्लास है, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। तो उसमें भी आपको LT ग्रेड में भी फ़ायदा करेगी वो, और पेट के लिए तो वो है ही है। ठीक है, तो आप ये तीनों क्लासेस को डेली देख सकते हैं। डेली आ रही, मैं एक भी दिन स्किप नहीं कर रही हूँ। 1 अगस्त से मैंने पूरी क्लासेस को जो है बराबर से चलना शुरू कर दिया है। कोशिश यही रहेगी कि गैपिंग ना हो, संडे को भी मैं गैप नहीं कर रही हूँ। तो बस करते रहिए, पढ़ते रहिए। आई होप सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में।